नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोयला क्लासेस के अंदर। आज आपके मेन डे सेशन के अंदर आज हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर कई टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी उनमें से एक है, जियोमॉर्फोलॉजी अलग से हो जाएगा, ओशिनोग्राफी। तो क्लाइमेटोलॉजी वाला जो आपका पोर्शन है ज्योग्राफी के अंदर, वहीं से आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है आपका प्लैनेटरी विंड्स। ये प्लैनेटरी विंड्स ऑल ओवर दी अर्थ जो है वो आपकी मूव करती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आप इसको टॉपिक को समझ जाएंगे तो इसी से रिलेटेड आगे आपके साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, वो सब समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इवन ये आपका टॉपिक आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो वेदर है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम वेदर पढ़ते हैं इंडिया का, उसको समझने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। किस तरह से? ये जो प्लैनेटरी विंड्स हैं ये आपकी पूरी अर्थ पे घूमती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, और उस मूवमेंट के साथ ये जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन लेके आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए भारत का जो थार डेजर्ट है, वहाँ से कोई हवा है वो मूव करती है और वो जाती है हिमालयस की तरफ। तो थार डेजर्ट तो क्योंकि गर्म है, तो वहाँ से जो हवा मूव करेगी वो ऑब्वियसली गर्म हवा होगी। तो जब वो हिमालयस की तरफ जाएगी तो हिमालयस में वो टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज कर देगी, जो स्नो है उसकी जो मेल्ट होने का, पिघलने की जो दर है उसको भी बढ़ा देगी। सेम इसी का अपोजिट अगर हम करके देखें, अगर हिमालय से कोई हवा नीचे की तरफ आ रही है, प्लेन की तरफ या फिर वैलीज की तरफ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो उस हिस्से में क्या होगा, जो हिमालय से हवा चल रही है क्योंकि वो पहाड़ों से आ रही है, हाइट से आ रही है, तो वो ठंडी होगी, तो वो नीचे के जो प्लेन एरिया है उनके टेम्परेचर को थोड़ा गिरा देगी। तो ये प्लैनेटरी विंड्स क्या है, ये प्लैनेटरी विंड्स ऑल ओवर द अर्थ मूव करती हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये तो एक छोटा सा लोकल एग्जांपल था। प्लैनेटरी विंड्स आपके ऑल ओवर द अर्थ मूव कर रही हैं और ये कॉन्टिन्यूस है, परमानेंटली चलती हैं। यही जो आपकी प्लैनेटरी विंड्स हैं इनको परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है। सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आप सबसे पहले प्लैनेटरी विंड्स जो क्वेश्चन है उसके मीडियम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर दी प्लैनेटरी विंड्स। तो प्लैनेटरी विंड्स क्या है आपकी, ये आपको क्वेश्चन जो है लिखने में आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकता है। सो हम आपको सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे। आप क्वेश्चन जितने में वर्ड्स में पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आंसर जो है राइटिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं ये आपकी थ्रू आउट द अर्थ, पूरी अर्थ पे रिवॉल्व करती हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर, ये आपका अर्थ का सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये आपका लो प्रेशर जोन है। क्यों है, किस तरह से ये बनेगा, वो हम इसी लेक्चर में आगे समझ जाएंगे। और इससे ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। अब आप पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रखा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। इससे और ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब पोलर लो प्रेशर जोन। ये वाला आपका सब पोलर लो प्रेशर जोन है। और इससे ऊपर अगर हम थोड़ा सा और जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका अगेन हाई प्रेशर जोन आ जाएगा। पोलर जो है हाई प्रेशर जोन है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो लिख देते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है यहाँ पे पोलर्स में। अब हमने क्या नोटिस किया कि इक्वेटोरियल एरिया में यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, देन अगेन हाई प्रेशर जोन है, फिर आपका लो प्रेशर जोन, और फिर पोल्स पे फिर हाई प्रेशर जोन आ जाता है। तो ये किस तरह से चल रहा है, लो हाई, इस तरह से आपका ये प्रेशर बेल्ट्स इनको हम कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी अर्थ पर। अब जो ऊपर मैंने नॉर्थ की तरफ को आपको ड्रॉ किया है ना, एग्जैक्टली सेम उसी तरह साउथ में भी होगा। इक्वेटोरियल लो बीच में आ जाएगा, उसके बाद आपका हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर अगेन आपका हाई प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जो विंड होती है वो और एयर क्या होती है, पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। एयर और विंड के अंदर डिफरेंस क्या हो गया। हम कई बार इनका जो वर्ड्स है इनका यूज कर लेते हैं, विंड को एयर बोल देते हैं, एयर को विंड बोल देते हैं, बट उनके बीच में थोड़ा सा फर्क है। क्या है, एयर जो होती है आपकी वो स्टेबल होती है, वो एक जगह पे खड़ी हुई है। क्या हम ऐसा कहते हैं, जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हो तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एयर है वो ब्लो कर रही है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि जो विंड है वो ब्लो कर रही है। तो जो एयर होती है वो आपकी स्टेबल होती है एक जगह पर, और जब वही एयर मूव करना स्टार्ट करती है तो वो आपकी विंड बन जाती है।
ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अब देखिए हवा मूव ही क्यों कर रही है या फिर जो विंड है वो ब्लो क्यों कर रही है, उसका रीजन क्या है। अगर एक जगह पर हाई प्रेशर एरिया है और एक जगह पर लो प्रेशर एरिया है तो विंड कहाँ मूव करेगी, विंड हमेशा मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। जिस तरफ हाई प्रेशर एरिया है वहां से लो प्रेशर एरिया की तरफ। आप इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया था और इस तरफ को आपका लो प्रेशर एरिया, तो यहां से विंड इस डायरेक्शन में जाएगी लो प्रेशर एरिया की तरफ को। हमेशा विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ को मूव करेगी। अब देखिए हमने आपको क्या कहा कि प्लैनेटरी विंड जो आपका टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का है और इसके अंदर जो विंड्स हैं उनकी मूवमेंट आपको देखने को मिलती है पूरी ऑल ओवर दी अर्थ पूरी अर्थ पे इनकी मूवमेंट होती है। और इन्हीं विंड्स को, प्लैनेटरी विंड्स को परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो विंड की मूवमेंट है ये पूरे साल आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन ब्लो कर रही है, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, नहीं, कॉन्टिन्यूसली पूरे साल आपको देखने को मिलेगी। अब मूवमेंट हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, अर्थ पे किसी जगह तो लो प्रेशर बन रहा होगा तभी विंड की मूवमेंट हो रही है, वरना विंड क्यों ही मूव करेगी। अर्थ पे कहीं ना कहीं तो लो प्रेशर बन रहा होगा और किसी जगह पे हाई प्रेशर एरिया होगा, तभी आपकी हाई प्रेशर एरिया से जो विंड है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ को मूव कर रही होगी। सो अभी आप यहां पर देखिएगा, एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला आपका सब ट्रॉपिकल, आपका जो 23.5 वाली जो लाइन है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कर्क रेखा आपकी हिंदी में कहलाती है। ये कर्क रेखा आपको देखने को मिलेगी कहां पर, 23.5 डिग्री पे। ये आपका 23.5 डिग्री रहा, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर आपका 23.5 डिग्री है और ये नॉर्थ वाला है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला। उसके नीचे ये जो है बन रहा, ये भी आपका 23.5 डिग्री है, लेकिन ये 23.5 डिग्री साउथ वाला हो जाएगा। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। और जो बीच में आपको लाइन नजर आएगी ये आपका इक्वेटोरियल एरिया है, ये सारा आपका इक्वेटोरियल एरिया है जो ये बीच की लाइन है। अब देखिए हम क्या देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर कि जो विंड्स हैं उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से है। ये विंड की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही होगी ऊपर से भी और नीचे से भी। इसका मतलब क्या है, हम इससे अभी हमने जो विंड के बारे में पढ़ा है उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि डेफिनेटली ये जो इक्वेटोरियल एरिया है इस तरफ शायद लो प्रेशर बन रहा होगा, तभी जो विंड्स हैं ऊपर से नीचे की तरफ को मूव कर रही है। क्योंकि ये हमारा नॉर्मल सा लॉजिक है जो हमने पढ़ा अभी कि विंड्स जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो विंड अगर मूव कर रही है ऊपर से यहाँ पर नॉर्थ से भी और साउथ से भी इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली क्या है, सेंटर वाला जो हिस्सा है वहां पर लो प्रेशर एरिया बन रहा होगा, इस वजह से विंड जो है मूव कर रही है। तो ये जो सेंटर वाला जो हिस्सा है जहां पर आपका लो प्रेशर एरिया बन रहा है, अब सवाल ये उठता है कि यहां पर लो प्रेशर एरिया क्यों बन रहा है। अब इस जगह से अगर विंड आपकी इक्वेटोरियल एरिया पे आ रही है तो यहां पर मतलब कि हाई प्रेशर एरिया होगा और सेंटर में आपका लो प्रेशर एरिया होगा, तभी यहां विंड मूवमेंट हो रही है। तो सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये मूवमेंट क्यों हो रही है। तो मूवमेंट का रीजन क्या है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ को कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपकी अर्थ है। तो देखिए इक्वेटोरियल जो आपका एरिया होता है, मतलब ये सेंटर वाला जो हिस्सा है, ये वो पार्ट है अर्थ का जहां पर पूरे साल क्या है आपको सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलेगी। इस वाले हिस्से में पूरे साल जो है सनलाइट आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखने को मिलेगी। और सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो उससे क्या होगा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी किसी जगह पर, तो उस टाइम पे गर्मी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जब आपके दिन का वक्त होता है, ऐसा क्यों है कि सुबह और शाम के वक्त ठंड है और दिन के टाइम पे गर्मी है, उस टाइम पे क्या अलग हो रहा है, उस पे अलग ये हो रहा है कि जो दिन का वक्त है उस टाइम सूर्य बिल्कुल हमारे सीधे सिर पे होता है, मतलब सिर के बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सनलाइट बिल्कुल सीधी जमीन पे पड़ रही है, हमारे ऊपर पड़ रही है। तो जब सनरेज बिल्कुल सीधी किसी जगह पर पड़ती हैं तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन, किस चीज के कंपैरिजन में, जहां पर सन की रेज तिरछी पड़ रही है, स्लांटिंग पड़ रही है। तो अगर मैं बात करूं ये नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर और साउथ पोल के हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर परमानेंटली बर्फ जमी हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सनरेज आपकी स्लांटिंग पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। और जो आपका इक्वेटोरियल एरिया है यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सनरेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, सीधी पड़ती है। आप इस तरह से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, मान लीजिए सन है तो यहाँ से सनरेज जो जाएंगी वो स्लांटिंग जाएगी दोनों डायरेक्शन में, लेकिन इक्वेटोरियल जो एरिया है वहां पे बिल्कुल सनरेज सीधी जाएगी।
तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया में गर्मी ज्यादा होगी। अब गर्मी ज्यादा होने का एयर के लो प्रेशर हाई प्रेशर से क्या रिलेशन है? देखिए सिंपल है कि जिस जगह पर गर्मी ज्यादा होगी वहां पर हीट होगी। हीट होने की वजह से क्या होता है, जो एयर होती है ना वो लाइट हो जाती है। इसके लिए भी एग्जांपल एक दे सकते हैं हम आपको। जैसे आप किसी किचन के अंदर कोई चीज बना रहे हो, चाय बना रहे हो, तो जब आप चाय बनाते हैं पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या करता है, गरम गरम जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वो इवेपोरेट करता है और इवेपोरेट करके आसमान में ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट करता है। तो सेम उसी तरह से एयर के साथ भी होता है। जब एयर गर्म होती है सनलाइट की वजह से तो वो हल्की हो जाती है और हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर नीचे एयर थी और यहां पर सनलाइट पड़ रही थी। सनलाइट जो थी यहां पे पड़ रही थी, उसकी वजह से क्या हो गया, इस जगह पे क्या है, जो एयर थी वो ऊपर उठना स्टार्ट कर गई। अब इस जगह पे जो कॉन्टिन्यूसली पहले एयर प्रेशर था, हवा ऊपर उठ गई तो एयर प्रेशर भी कम होगा, तो यहां पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेटोरियल जो एरिया हो गया, इक्वेटर का जो हिस्सा होगा, यहां पर जो लो प्रेशर एरिया बनता है, क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द सनलाइट। जो सन है उसकी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, इसलिए इक्वेटोरियल एरिया में आपका लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अब ये हो गया हमारा एक चीज, इक्वेटोरियल एरिया का हमें पता लग गया कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है। तो जो आपकी मूवमेंट है विंड्स की, वो आपको सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया किसको बोल रहे हैं हम? जो कर्क रेखा है आपकी ऊपर और नीचे जो मकर रेखा है, वो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। वहां से विंड मूव कर रही है इक्वेटोरियल एरिया की तरफ को, क्योंकि वहां पर इक्वेटोरियल एरिया में भूमध्य रेखा के पास लो प्रेशर जोन बन रहा है, निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो बन रहा है। और ऊपर का जो हिस्सा है 23.5 डिग्री ये वाला, और नीचे वाला यहाँ पर आपका हाई प्रेशर एरिया है, तो इसलिए विंड मूव कर रही है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्यों है? इन दो जगहों पर यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्यों है? अब सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि यहाँ पर भी तो सनलाइट पड़ती है, यहाँ पर भी सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? अब ऐसा तो नहीं है कि आपके ट्रॉपिकल एरियाज जो है, इंडिया के सेंटर से आपकी कर्क रेखा जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 12 के 12 महीने यहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ती है, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन हाँ, साल के कुछ महीने यहाँ पे जो आपकी रेज है, जो सन रेज है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। अभी जैसे समर का सीजन चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी सनलाइट पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपका लो प्रेशर एरिया जनरेट होना चाहिए। और लो प्रेशर एरिया जनरेट होना चाहिए तो ये जो विंड की मूवमेंट है ये उल्टी डायरेक्शन में होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये विंड आपकी परमानेंट विंड है, तभी मैंने बोला ये प्लैनेटरी विंड्स को परमानेंट विंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इनकी जो डायरेक्शन ऐसी रहती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए ये वाला जो इक्वेटोरियल एरिया था, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना सन की वजह से। अब देखिए जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्यों बन रहा है? ये आप अगर इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, इक्वेटोरियल एरिया पे कॉन्टिन्यूसली आ रही है। अब ये जो विंड की मूवमेंट हम शो कर रहे हैं, ये आपकी जमीन पे है, मतलब ओशन पे है या फिर लैंड पे है, जो ये एरो के थ्रू मैं मूवमेंट दिखा रहा हूँ। ये इक्वेटोरियल एरिया में आने के पास, मान लीजिए दोनों तरफ से विंड आई, इक्वेटोरियल एरिया में आई, अब वहां पे सनलाइट ज्यादा है, तो ये विंड क्या करेगी? जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी की वजह से ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, राइज करना स्टार्ट करेगी। तो जब ये राइज करेंगी तो ये आसमान में जाएगी, यहां से ऊपर, इस जगह से ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। अब ऊपर उठ रही है, ये बात तो क्लियर है। अब ऊपर उठने के साथ क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर उठते उठते बिल्कुल अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ही निकल जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे जैसे ये ऊपर उठेंगी वैसे वैसे एक हमारी टर्म है जिसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, जिसके अंदर क्या है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एट एवरी 1 किलोमीटर जो है वो कम होएगा। हर 1 किलोमीटर जैसे आप हाइट में ऊपर में जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होएगा। ये आपका नॉर्मल लैप्स रेट है, ओके, मतलब सामान्य दर है तापमान के नीचे गिरने की। तो जब हवाएं नीचे से गई तब वो वार्म हवा थी, लेकिन जब वो ऊपर आसमान में जा रही है तो वो ठंडी होना स्टार्ट होगी। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, आप एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये इक्वेटोरियल एरिया से अगर आप पोल की तरफ को जाएंगे, चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में, क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल आपका टेम्परेचर जो है वो घटेगा। पोलर एरिया की तरफ अगर आप इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। अब यही चीज आपको विंड्स के ऊपर अप्लाई करना है। ये वाली विंड्स ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये दो डायरेक्शन में, अब क्योंकि ऊपर ऊपर तो जाती नहीं रहेगी तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जाएगा आपका नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ को इस डायरेक्शन में, दूसरा आपका गया सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ को। अब जब ये दोनों पोल्स की तरफ को जा रही है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल,
तो एक तो नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से टेम्परेचर गिरा इन हवाओं का, ये ठंडी होनी स्टार्ट हुई। दूसरा, क्योंकि ये पोलर एरियाज की तरफ को भी जा रही हैं, इस वजह से भी इन विंड्स का टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट होता है, माइनस की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होता है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है, और जब हवा ठंडी होती है तो वो भारी होती है। तो नियर बाय 23.5 डिग्री, ये वाला जो हिस्सा है आपका 23.5 डिग्री का, यहाँ पर ये जो विंड्स हैं दोबारा से सबसाइड करना स्टार्ट करती है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट करती है। बोथ हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नीचे की तरफ को आएंगी, जमीन पर सबसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ को आ गई। अब क्या लगता है आपको, इस जगह पर कॉन्टिन्यूसली जो है आसमान से नीचे की तरफ हवाएं आ रही हैं, तो क्या यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा या लो प्रेशर एरिया होगा? डेफिनेटली इस जगह पर आपको हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है, तो यहाँ पर भी आपका हाई प्रेशर एरिया बनेगा और इस जगह पर भी हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब दो चीजें क्लियर होगी हमें, इक्वेटर पे आपका लो प्रेशर एरिया क्यों है और आपका ये जो ट्रॉपिक्स हैं यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्यों है। अब देखिए एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हवाएं हैं आपकी सिर्फ इक्वेटर की तरफ को नहीं जा रही हैं, एक हवा की मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी दिखाई जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, और सेम इसी तरह से ऊपर भी होगा, वो भी इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये क्या है, अब जिस तरह से ये जो हवा ऊपर जाके बाइफरकेट हुई थी यहाँ पर, सेम उसी तरह से जब नीचे जमीन पर आएंगी तो यहाँ पर भी बाइफरकेट होंगी दो डायरेक्शन में, एक इक्वेटर की तरफ को भागेंगी और दूसरी आपकी जो सब पोलर एरिया है, यहां पर बनेगी सब पोलर एरिया की लाइन, वो कितने पे होगी 66.5, साउथ में भी और यहाँ पे नॉर्थ में भी 66.5, इन दोनों डायरेक्शन में भागेगी। क्यों भागेगी, क्या लॉजिक हो सकता है? क्योंकि यहां पर भी आपका लो प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, तो यहां 66.5 पे भी आपका लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इसको सब पोलर एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल वो कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये भाग रही है क्योंकि यहां पर लो प्रेशर एरिया है। इसका रीजन क्या है? जो आपका इक्वेटर पे टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ उसको बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर या हाई प्रेशर, कि वो टेम्परेचर की वजह से हुआ। और ये जो आपका इस जगह पे सब ट्रॉपिक पे जो आपका हाई प्रेशर बना, या फिर यहां पर आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल पे 66.5 डिग्री पे आपका जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, वो थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, मतलब उसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, वो डायनेमिकली है। उसके पीछे कुछ अलग रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए अब जब आपकी अर्थ क्या है, अर्थ रोटेट करती है, एक कंसेप्ट समझ लेते हैं इसी के बीच में, कि अर्थ जब आपकी रोटेट करती है तो उस रोटेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स का नाम है आपका कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स क्या करती है ना, नॉर्मली आप देखिए यहां पर जो आपको रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली, तो ये अगर आपका लो प्रेशर एरिया है तो विंड को तो यूं जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, वो इसको घुमा क्यों रहे हैं, क्यों वो इस डायरेक्शन में इसे घुमा रहे हैं? उसका रीजन क्या है, कोरियोलिस फोर्स। जब अर्थ रोटेट करती हैं अपनी एक्सिस पे, घूमती है, घूर्णन करती हैं, तो उसकी वजह से जो विंड्स, एक कोरियोलिस फोर्स जो है वो जनरेट होती हैं, और उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से जितनी भी विंड्स आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में है वो आपकी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, और जितनी भी विंड्स आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में है वो लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब कि आएंगी तो है विंड्स लेकिन डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ऊपर से आ रही हैं इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे, नीचे से आएगी इस डायरेक्शन में। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइट और लेफ्ट आप कैसे डिसाइड करेंगे, विंड जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो विंड की राइट साइड ये वाली होगी, लेफ्ट ये वाली होगी। मैंने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में, तो ये विंड इस तरह से मूव करेगी, और अगर नीचे से आ रही है तो उसका क्या होगा, यहां पर आपका लेफ्ट होगा, यहां पर राइट होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट, ये आपके लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से विंड की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। अब यहां पर हमने एक कंसेप्ट समझ लिया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं वो वाली चीज जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल पे भी आपको लो प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा। अब ये लो प्रेशर एरिया क्यों होता है, देखिए यहां से सब ट्रॉपिकल एरिया से दोनों हेमिस्फीयर में जो विंड है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो एरो की डायरेक्शन हम बना रहे हैं ये आपकी, जो मैंने आपको फैक्ट बताया था, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था उसी के अकॉर्डिंगली ही है। मैंने कहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन को विंड जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अब इसका राइट क्या होगा, अब इसकी राइट डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी और ये लेफ्ट हो जाएगी। सेम उसी तरह से जो यहाँ पर विंड आ रही है उसकी लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी, और राइट ये वाली, तो वो सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर अभी भी ये लेफ्ट डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। अब देखिए हुआ क्या,
कि सब ट्रॉपिकल एरिया से आर्कटिक सर्कल की तरफ विंड आई और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये आपका जो पोलर एरिया है ना, यहाँ से भी विंड आती है और वो कहाँ जाने की कोशिश करती हैं, इस लो प्रेशर एरिया, जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसकी तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पोलर एरिया है, यहाँ से विंड आएगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ को आएगी और लो प्रेशर एरिया आपका यहाँ पर बन रहा है तो राइट डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट करेगी, तो इस डायरेक्शन में आपकी जाएगी। सेम ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर भी ऐसे ही होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये तो डिफ्लेक्शन की बात होगी कि राइट लेफ्ट आपकी कर रही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्यों बन रहा है उसका जवाब हम आपको देते हैं। देखिए रीजन इसका ये है, इस इमेज पे आइए, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये आपका आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज योर एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पर की इसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। क्यों बनता है? ये आपकी विंड जा रही है, अब जब ये विंड इस डायरेक्शन में मूव करती है तो क्योंकि ये ज्यादातर आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल एरिया पर से मूव कर रही है और कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हॉट होते हैं ओशंस के। फर्स्ट चीज ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है, आपकी जो अर्थ है जब वो रोटेट करती है ना, रोटेशन की वजह से एक तो कोरियोलिस फोर्स हमने बात कर ली, एक आपकी दूसरी फोर्स होती है जिसको बियोंसी फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स क्या करती है, आपकी जो विंड है उसको बाहर की तरफ पुश करती है। मान लीजिए ये अर्थ है और ये गोल घूम रही है, तो इसके साथ में जो एटमॉस्फेयर है, जो विंड्स है, ये बाहर की तरफ को पुश करने की कोशिश करती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये विंड क्या होगी, जमीन से ट्रेवल कर रही होगी और अर्थ की रोटेशन की वजह से ऊपर की तरफ को उठेगी, बाहर की तरफ को पुश होगी और बाहर की तरफ को जो पुश होगी उसके बाद क्या होगा, ये विंड फिर अगेन जो हमने इक्वेटोरियल एरिया में देखा था, दो पार्ट्स में बाइफरकेट होगी। एक इस डायरेक्शन में जाएगा पोल के पास, नॉर्दर्न पोल में जाके विंड जो होगी सबसाइड करेगी, और दूसरा अगेन आपका ट्रॉपिकल एरिया यहां पर जाके सबसाइड करेगी। तो जो सब ट्रॉपिकल एरिया होगा वहां पर दो जगह से विंड्स आ गई, एक आपका सब पोलर एरिया से और दूसरा आपका इक्वेटोरियल एरिया से। और जो आपका नॉर्थ पोल है वहां पर यहां से विंड राइज हुई, अगेन नॉर्थ पोल में आपकी जाके सबसाइड कर रही है। अब यहाँ का आपको लो प्रेशर का पता लग गया कि लो प्रेशर क्यों बन रहा है, नॉर्थ पोल का पता लग गया आपको हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर जो विंड है वो सबसाइड कर रही है। और सबसाइड क्यों करेगी, क्योंकि वो ऊपर की गई, आसमान में गई तो टेम्परेचर कम होगा, विंड भारी होगी तो अगेन सबसाइड करना स्टार्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कहां पर लो प्रेशर है और क्यों लो प्रेशर है, थर्मली है, डायनामिकली है, कहां पर हाई प्रेशर है तो क्यों है। ओके, तो अब देखिए ये जो विंड्स हैं, जो मैंने आपको मूवमेंट बताई है विंड्स की, अब इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं किस तरह से। देखिए प्लैनेटरी विंड्स आल्सो नोन एज द ग्लोबल विंड्स, क्योंकि पूरे आपको अर्थ पे देखने को मिलेगी। ये लार्ज स्केल विंड पैटर्न है दैट सर्कुलेट्स अराउंड द सन, विद दीज विंड्स आर द रिजल्ट ऑफ द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इक्वेटर पे ज्यादा हो रही है, सब ट्रॉपिकल पे कम हो रही है, सब पोलर पे उससे कम हो रही है, पोल से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इस वजह से ही टेम्परेचर वेरिएशन भी देखने को मिल रही है, उस वजह से आपकी जो विंड है वो मूव करेगी, विच क्रिएट डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी की वजह से आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो बनता है। अब ये जो विंड्स हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, इनको मेजरली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी ट्रेड विंड्स हो जाती हैं। दीज आर स्टेडी विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन सी विंड्स है आपकी, जो ब्लो करती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहां से मूव कर रही है ये वाली विंड्स। इन विंड्स को आपका ट्रेड विंड्स कहा जाएगा, जो ये ब्लो कर रही है बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। ये आपकी ट्रेड विंड्स कहलाएगी, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया जो है वहां से ब्लो कर रही हैं बेल्ट। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, ये विंड की डायरेक्शन ये वाली है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही हुई ना जहां से विंड आ रही है आपकी, तो ये नॉर्थ ईस्ट में ब्लो कर रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में तो वो ब्लो करती हैं साउथ ईस्ट से। तो साउथ ईस्ट कैसे हो जाएगा हमारा, ये हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। द ट्रेड विंड्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे वर हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर द ट्रेडर्स टू नेविगेट बिटवीन द यूरोप एंड द अमेरिकाज। अब इनको ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में नेविगेशन में ये विंड्स हेल्प करती थी। किस तरह से, पुराने जो हमारे इंजन हुआ करते थे जो आपके शिप्स में लगे होते थे, वो इंजन तो नहीं होते थे, ऑलरेडी एक कपड़ा होता था बड़ा सा व्हाइट कलर का, वो हवा जब पुश करेगी उस कपड़े को, आपने देखी होगी पुरानी जो नाव है, तो जो वो पुरानी नाव होती है उनमें कपड़ा लगा होता था, और विंड जिस डायरेक्शन में उसको पुश करेगी जो आपकी नाव है वो भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगी। तो ये ट्रेडर्स को काफी हेल्प करती थी, इसलिए इन विंड्स को ट्रेड विंड्स कहा जाता है, जो इस जगह में ब्लो करती है, इसके बीच में जो ब्लो करती है, ये आपकी ट्रेड विंड्स हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
अगली जो विंड की टाइप है वो है आपकी वेस्टर्ली। एक हमने ट्रेड विंड्स पढ़ ली, दूसरी हमने वेस्टर्लीज पढ़ी। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम दी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड दी पोलर लो प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड्स दी पोलर लो प्रेशर, मतलब कि ये रहा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और यह आपका सब पोलर। तो ये वाली जो विंड्स है ये आपकी वेस्टर्ली है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी वेस्ट ही है, ये लगभग वेस्ट डायरेक्शन से ही ब्लो कर रही हैं। ऊपर भी यही होगा और नीचे भी यही होगा, ये भी आपकी वेस्टर्लीज ही कहलाएंगी सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। सो ये वाली आपकी वेस्टर्लीज विंड्स हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, north west direction and the south west direction. The westerlies are responsible for the movement of the weather system from west to east. अब कहने का मतलब क्या है कि आपको कई सारे साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे, इस जगह पे जो साइक्लोन्स की फॉर्मेशन हो रही है इस जगह पर, और या फिर यहाँ की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं ये किन की वजह से आते हैं, ये वेस्टर्ली विंड्स की वजह से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये विंड इस डायरेक्शन में जा रही है जो पोल से आ रही है और इधर से वेस्टर्ली जाएंगी, तो ये विंड क्या करेंगी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी। इस तरह से ये मूवमेंट जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर आपका एक साइक्लोन डेवलप हो जाएगा। तो ये साइक्लोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं वेस्टर्लीज और वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो हमारी थर्ड टाइप की विंड्स हैं वो आपकी पोलर ईस्टर्लीज हैं, और ये पोलर ईस्टर्लीज कहाँ पे ब्लो करेंगी, दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो पोल्स में मैंने कहा यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है बोथ नॉर्थ एंड साउथ में, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू दी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर बेल्ट बनती है ना सब पोलर, तो यहाँ पर और नॉर्थ में भी आपका, तो ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज कहलाएंगी जो आपकी विंड्स हैं। डायरेक्शन की बात करें, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें दे ब्लो फ्रॉम दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आपको देखने को मिलेगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये वाली आपकी हो जाएगी। द पोलर ईस्टर्लीज आर वीक एंड वेरिएबल ड्यू टू द लो टेम्परेचर एट द पोल्स। ये आपकी विंड्स जो होती हैं वीक होती हैं। These three types of the planetary winds are the part of the global circulation of the atmosphere and play an important role in the regulating the climate and weather patterns around the world. ये जो winds है तीन टाइप की, यही आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक चीज और आपके बताने को रह गई है, देखिए यहाँ पे विंड की एक लास्ट टाइम पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस तरह से मूव कर रही है। इसमें एक क्वेश्चन आपको निकल के आएगा। ये आपका ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ग्रीन लाइन ट्रॉपिकल एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पर जो आपकी विंड है उसकी मूवमेंट आपकी ये रही, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड्स क्या करेगी, आसमान में राइज करेगी, राइज करने के बाद दो पैटर्न दो डायरेक्शन में बाइफरकेट करेंगी, अगेन आपकी 23.5 डिग्री पे यहाँ पर और यहाँ पर ये सबसाइड करेगी। अब सबसाइड करने के बाद क्या है, अगेन आपका जो ये सिस्टम है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, नीचे जाएंगे और नीचे जाके फिर से इस डायरेक्शन में आएंगी। सो ये एक सेल को बनाती हैं, एक सेल मतलब एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करती है। ये सेल है जो आपका हेडले सेल कहलाता है, ये आपका हेडले सेल बनेगा। एक सर्कुलेशन जो आपका यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये विंड्स इस डायरेक्शन में जाएंगी जो आपकी वेस्टर्ली है, एक यहाँ पर जाएंगी किस तरफ, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल या आर्कटिक सर्कल, और यहाँ से भी विंड्स आएंगी आपकी पोल से जो पोलर ईस्टर्ली आपकी कहलाई जाती हैं। तो यहाँ ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पर आपकी जो विंड है अगेन राइज करेगी, किस तरह से, यहाँ से विंड ऊपर उठेगी, अगेन एक पोल की तरफ को जा रही है, एक आपकी ट्रॉपिकल एरिया की तरफ को जा रही है। तो दूसरा जो सर्कल है वो यहाँ पे बन रहा है, उसको आपका बोलते हैं फेरल सेल। ये आपको दो सेल्स देखने को मिलेंगे, कई बार इन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आज का जो चैप्टर है प्लैनेटरी विंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका टॉपिक हो सकता है, बट अगर आप इसको एक बार समझ गए तो इससे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सब आप इजीली समझ जाओगे। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर साइक्लोन्स वगैरह जो सब कुछ है वो आप इजीली समझ पाओगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे टी और एटीओ के जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं हमारे साइट पे अवेलेबल है। ये मेन से डे जो हमारी कोशिश रहती है ये आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन रहती है कि किस तरह से हम आपको जो आंसर्स हैं वो करवाएंगे। आप अगर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर 2999 का कोर्स है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो लेक्चर्स आपके नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करवाए जा रहे हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है
और क्या क्या आपने मेन बॉडी में डालना है, इंट्रोडक्शन में डालना है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा और हमारे जो प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, साथ में आपके जो स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप हमारी जो ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। उसके अंदर भी आपको सारे लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारा कॉम्बो पैक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो आपके सारे लेक्चर्स आपके इंक्लूडेड होंगे, इंक्लूडिंग ऑडिट वाला जो आपका पोर्शन है। 1 to 8 चैप्टर जो आपके बाइलिंगुअल होंगे, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स होंगे, प्लस आपका स्टडी मटेरियल जो होगा, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से। ये स्टडी मटेरियल के अंदर आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपकी जो बुक्स है काफी कंसाइज बुक होंगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या किस तरह से टीओ रेटियो के एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस आपको पीडीएफ जो है, लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो देखिए अगर आपके 3 पार्ट्स है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको तीनों के जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन होगी विद स्टडी मटेरियल विद पीडीएफ। और ये आपकी जो कॉस्ट रहेगी सिर्फ 7,999 रहेगी। तो आप इस कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा एक लो बजट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, मतलब आपके जितने भी ये आपके पेपर 1 है, 2 है, 3 है, उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। साथ में आपको क्या है, हमारी तरफ से जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। आई मीन अब आपका टीओ रेटियो का एग्जाम है, टोटली मेंस बेस्ड है वो, मतलब कि आपका सब्जेक्टिव है, तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ना, और ऐसी भी प्रैक्टिस चाहिए कि अगर आप आंसर लिखें, पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके लगभग 500 टॉपिक्स जो है हमारे अकॉर्डिंगली हम कवर करवाएंगे। अब उन क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद उनके जो आंसर है वो सबमिट करवाएंगे, तो आपकी कॉपी चेकिंग होगी, रिमार्क्स दी जाएंगे कहाँ कहाँ कमी है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप ऑलरेडी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑलरेडी कम से कम 500-700 जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत होगा, लिखने का पूरा तरीका पता होगा, तो वो सब चीज़ें आपको 7,999 में मिलेगी। लेकिन इस कोर्स के अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो कि 2,999 के अंदर आपको मिलेगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास कॉपी चेकिंग होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर्स आते हैं और हम रिमार्क देते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। सो वो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कोर्सेज से रिलेटेड, हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं, हमारा जो शेड्यूल रहेगा आने वाले एक हफ्ते में, वो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप ये चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है।